हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं, आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 16 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करेंगे। जितने भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, शेयर चैट, हिप्पी, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8307730527। ये नंबर आपके सामने दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो इस पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहली न्यूज आपके सामने दिखाई दे रही है, G7 समिट कमिट्स टू प्रमोटिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी आप सभी को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा, G7 जिसे हम ग्रुप 7 कह देते हैं, जिसमें 7 देश हैं, 7 देश शामिल होकर एक ग्रुप बनाए हुए हैं जिसे G7 कहा जाता है। उनका हर साल एक सम्मेलन होता है। इस बार भी ये सम्मेलन इटली में हुआ है। ठीक है, तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था। हालांकि हमारा भारत इस ग्रुप 7 का हिस्सा नहीं है, फिर भी न्योता दिया गया था हमारे भारत को। ये उस समय की बात है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा कार्यकाल निभा रहे थे, यानी कि इन लोकसभा चुनावों से पहले इनको न्योता दे दिया गया था। और अब लोकसभा चुनाव होने के बाद 18वीं लोकसभा का गठन भी हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले चुके हैं। अपने तीसरे कार्यकाल का ये उनका पहला दौरा है, पहला विदेशी दौरा है। इस G7 शिखर सम्मेलन में भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है वहां सभी के द्वारा। द कम्युनिके वाज इशूड ऑन जून 14 आफ्टर द customary family photo at the luxury resort of Borgo Egnazia, where the G7 also reiterated a commitment to free and open Indo-Pacific based on the rule of law। यहां पर इन्होंने एक पारिवारिक फोटो यहां पर क्लिक करवाई थी। यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं और यहां पे जापान के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, फीमियो केशिदा। और इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खड़े हुए हैं ना। ये रही जॉर्जिया मेलोनी। तो ये फोटो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। बाकी और भी राष्ट्राध्यक्ष इसमें आए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सभी अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, यानी कि हमारे आपसी संबंध किस प्रकार से हो सकते हैं, विदेशी नीति में हम किस प्रकार बेहतरीन कर सकते हैं, इन सब ठोस बुनियादी बातों पर भी चर्चा हुई। और कुछ ऐसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर एक बेहतरीन बुनियादी ढांचा जो बनने की बात चल रही है, इसको बढ़ावा देने के लिए भी G7 शिखर सम्मेलन में आए हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों ने सहमति जताई। अब यहां पर आपसे एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल सा, तो इसके बारे में आप बताएंगे इटली में G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? जल्दी से आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपने लिखा होगा बोर्गो एग्रोजिया तो आपका बिल्कुल ठीक है। अभी तो बात है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए थे, ठीक है ना। और जब हम इस शिखर सम्मेलन की बात कर रहे होते हैं, ये कौन सा इनका शिखर सम्मेलन हो रहा था? 50वां 50वां शिखर सम्मेलन हो रहा था। जब हम इस संगठन की बात कर रहे होते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग बात हम मान के चलते हैं 1973 के आसपास की है। उस समय हमारा विश्व जो है दो भागों में बटा हुआ था। एक तो आप कह सकते हैं यूएसएसआर के पक्ष में जो देश आते थे, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जो देश थे, यानी कि कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच में और भी कई बातें और भी कई कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका इनके साथ में, और जैसे हम कुछ बातें करते हैं यूके प्लस में यूके प्लस फ्रांस और वेस्ट जर्मनी, तो ये मिले आपस में, इनकी मीटिंग हुई इन सब की। अब इन्होंने मीटिंग करने के बाद एक संगठन बना लिया जिसे नाम दिया गया G4, या फिर इसे लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा गया, लाइब्रेरी ग्रुप। फिर कुछ समय के बाद ये G4 से G5 में कन्वर्ट हो गया। अब G5 में कन्वर्ट कैसे हुआ? तो इसमें पांचवा देश कौन शामिल हुआ? तो इसमें जापान शामिल हुआ। और फिर बाद में करते करते इसमें इटली को भी न्योता दिया गया और इटली भी इसमें भागीदार बन गया। फिर ये बन गया G6, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आप लिख सकते हैं इटली। इटली जब इसका सदस्य बना तो इसका नाम हो गया G6। फिर करते करते 1976 के आसपास की बात है, इसमें कनाडा भी शामिल हुआ, और जब कनाडा शामिल हुआ तो इसका नाम G7 पड़ गया। फिर इसे G8 का नाम भी दिया गया, और इसमें फिर क्या है, G8 जब इसका नाम रखा गया तो इसमें कौन सा देश परमानेंट सम्मिलित हुआ था? रूस। हालांकि इसके जो सदस्य देश थे वो रूस को शामिल नहीं करना चाहते थे, फिर भी रूस को इसमें शामिल कर दिया गया 1990 के दशक में, और ये G8 बन गया। और कुछ समय के बाद जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए तो उनको क्या था, एक सत्ता का एक अलग ही रंग ढंग पसंद था, लोकतंत्र में ज्यादा उनको भरोसा था नहीं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रूस ने। अब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया ये तो गलत बात थी, इसी वजह से बाकी देशों ने इस कब्जे की निंदा करते हुए रूस को इस संगठन से बाहर निकालने का फैसला किया, और वापिस फिर ये क्या रह गया, वापिस ये G7 ही रह गया। अब ये 50वां शिखर सम्मेलन हो रहा है अभी, ठीक है, हो गया है ऐसा मानो, क्योंकि ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था 13 जून से लेकर कब तक चला, 15 तक, यानी कल तक चला। 2 दिन का ये शिखर सम्मेलन था, हर साल ये होता है। इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम मेलोनी से भी मिले, और आपसी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी met his Italian counterpart Giorgia Meloni with a focus on free and open Indo-Pacific and इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है ये हमारे भारत को मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ जोड़ेगा, और वहां से होते हुए यूरोप के साथ में भी हमारा जो एक संबंध है वो अच्छा बन जाएगा। तो इस G7 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर भी बात हुई कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है किस प्रकार से
विकसित किया जाए, इसमें क्या बेहतरीन हो सकता है। तो ये न्यूज़ आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री, भारत और इटली। तो हालांकि सोशल मीडिया पे तो इनके काफ़ी मीम्स बनते रहते हैं, सॉन्ग बनते रहते हैं, ये आपने देखा भी होगा। और ये उस शिखर सम्मेलन की एक फोटो जहां सभी एकत्रित हुए हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको G7 के बारे में बताया, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया। अब आप एक क्वेश्चन सिंपल सा है, ये शायद आपका एनडीए एग्जाम में पूछा गया था एक बार, 2021 के आसपास की बात है। तो आप इसमें से ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो जब हम इसमें बात कर रहे होते हैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से, कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कितने देश इस G7 का हिस्सा हैं। तो आपको सिंपल इसमें नाम लिख देना है। एक तो आएगा कनाडा, जो सबसे उत्तर में है। कनाडा के दक्षिण में कौन सा देश आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये दो देश इस G7 का सदस्य हैं। वहीं जब हम बात करें नेक्स्ट, तो यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप के इसमें कितने देश आएंगे, कितने देश इसमें शामिल हैं। तो एक का नाम आएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके कह देते हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, ऋषि सुनक। और इसके साथ में फ्रांस भी इस G7 का सदस्य है। इटली तो आपको पता चल ही गया, और जर्मनी, तो ये जर्मनी भी इसका हिस्सा है। तो यूरोप महाद्वीप के 4 देश इसके हिस्सा हैं। और वहीं जब हम एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हों, तो एशिया महाद्वीप से कौन सा देश इस G7 का सदस्य है। तो आप लिखेंगे जापान का नाम। तो 4 और 2 6 और 1 7 हो गए ना, 7। और पहले इसका एक पार्ट रूस भी हुआ करता था, रूस को बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने क्या कर दिया, क्रीमिया पर कब्जा कर दिया, इसी वजह से। और वापिस ये फिर क्या हो गया, G7 बन गया, वरना इसका विस्तार हो चुका था और ये G8 बन चुका था। ठीक है। तो और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम बना हुआ है ये G7, इसका कोई भी औपचारिक रूप से मुख्यालय भी नहीं है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इससे संबंधित ध्यान में रखने हैं। हर साल ये अपनी एक मीटिंग बुलाया करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इतिहाद एयरवेज टू स्टार्ट न्यू सर्विस फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू अबू धाबी ऑन जून 15। तो कल 15 जून से एक नई सर्विस शुरू की गई है इतिहाद एयरवेज के द्वारा। तो तिरुवनंतपुरम कहां पर है, तो ये तो हमारा केरल में है, हमारा भारतीय राज्य है ये केरल। और अबू धाबी की बात करते हैं तो अबू धाबी कौन से देश में है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात। तो जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें काफी सुधार देखने को मिला है। अभी थोड़े ही समय पहले जब प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल का निर्वहन कर रहे थे, उसी समय संयुक्त अरब अमीरात में एक मंदिर भी बनाया गया था, आप सभी को पता है। उसका उद्घाटन भी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है ना। अब एक और संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में एक यहां पर और न्यूज देखने को मिली है कि यहां से अब एक नई सर्विस शुरू होगी। यहां से सीधी इतिहाद एयरवेज जाया करेगी तिरुवनंतपुरम से अबू धाबी। एक नई सेवा शुरू हुई है, एक नई इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, कल से ही शुरू हुई है ये। और शुक्रवार को हवाई अड्डे से ये औपचारिक रूप से विज्ञप्ति जारी की गई कि अब हमारा ये जो है उड़ान का टाइम टेबल भी रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं
तिरुवनंतपुरम 8:10 पहुंचेगी और वापसी इसकी होगी 9:40 पर। ठीक है। तिरुवनंतपुरम अबू धाबी सेक्टर पर अगर देखा जाए तो इतिहाद एयरवे की ये दूसरी सेवा रहेगी। ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है एतिहाद, ये वहीं की उनकी है अबू धाबी। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई की। तो यूएई की तरफ से ये चलाई जाती है फ्लाइट जिसका नाम है एतिहाद। तो जब आपसे पूछा जाए संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो संयुक्त अरब अमीरात इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहीं पर ये सेवा शुरू की गई है। संयुक्त अरब अमीरात को इंग्लिश में हम यूनाइटेड अरब अमीरात लिख देते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। 9 दिसंबर 1971 को ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था और यहां पर आप इनका औपचारिक राष्ट्रीय ध्वज भी देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। संयुक्त, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है अरब के कुछ अमीरातों का ये संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं एक संगठन है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें क्या है, 7 अमीरातों का ये अमीरातों का संयुक्त रूप से समूह है, रूप से समूह। इसी वजह से इसको संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। ठीक है। इसमें किस किस का नाम आएगा? इसमें नाम आता है अबू धाबी का। अबू धाबी जो 7 अमीरातों में से सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा धनी है। दुबई भी संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अजमान, ठीक है, शारजाह का नाम आपने सुना होगा, ये भी इसका एक अमीरात है। और जब हम बात करते हैं फुजेराह, फुजेराह, ठीक है, और एक नाम आता है अल क्वैन। तो शुरुआती दौर में ये 6 अमीरात इकट्ठे हुए थे, इन्होंने अपना एक संघ बनाया। ये बात है दिसंबर 1971 की और संयुक्त रूप से ये संगठित हो गए। फिर बाद में 1972 में एक 7वां अमीरात इनसे जुड़ा था जिसका नाम आता है रास अल खेमा। तो रास अल खेमा जब इसमें जुड़ गया इस महासंघ में, तो उसके बाद में फिर ये क्या है, संयुक्त रूप से 7 अमीरातों का ये समूह बन गया। इस संयुक्त रूप से बने हुए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। सबसे धनी और सबसे बड़ा है ये अबू धाबी। ठीक है। अब आप इसी अबू धाबी के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। इसी अबू धाबी तक हमारे एतिहाद एयरवेज की सेवा शुरू की गई है तिरुवनंतपुरम से अबू धाबी। यहां पर जल्दी बताना है आपको कमेंट में कौन सा ठीक रहेगा। अबू धाबी में प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रा को दिर्हम कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया, ये अबू धाबी राजधानी है किसकी? यूएई की राजधानी। तो जाहिर सी बात है अगर यूएई की आधिकारिक मुद्रा दिर्हम है तो अबू धाबी में भी तो दिर्हम ही प्रयोग में लाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है, तो दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। अबू धाबी फारस की खाड़ी में एक द्वीप पर स्थित है। पर्शियन गल्फ आपने नाम सुना होगा, तो वहीं पर स्थित है, ये तीसरा पॉइंट भी ठीक है। अबू धाबी की जो स्थानीय भाषा है उसे हम अरबी बोल देते हैं, तो अरेबिक भाषा बोली जाती है वहां पर। सभी पॉइंट अबू धाबी के बारे में सही लिखे हुए हैं। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो अबू धाबी है वो सबसे धनी है, ठीक है, और सबसे बड़ा भी है इन सब 7 अमीरातों में। अब धनी के मामले में अगर हम देखें इसकी अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये भी एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन इन्होंने एक हिंदू मंदिर बनवाया है वहां पर। ठीक है। अब इस हिंदू मंदिर को बनवाने के पीछे इनकी अर्थव्यवस्था में भी तो सुधार होगा, है ना। अब ये सुधार जैसे ही यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो भी वहां पर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे, कोई शॉपकीपर होंगे, ठीक है, कोई फूल माला का कार्य करते होंगे,
या फिर कोई भी परिवहन की बात आती है तो सभी को फायदा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में ये हिंदू मंदिर भी बहुत इनके लिए सहयोगी रहने वाला है। अभी कुछ ही समय पहले इसका उद्घाटन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, 27 एकड़ में बना हुआ है ये मंदिर, और इसे हम क्या बोल देते हैं, BAPS हिंदू मंदिर। यहां पर आप देख सकते हैं एक संत बैठे हुए हैं, और वो संत वहां के एक शासक को इस मंदिर का एक नक्शा दिखा रहे हैं कि ऐसा वो मंदिर देखने में दिखेगा। तो उसके बाद में इस पर कार्य करते हुए ऐसा मंदिर वो वास्तविक रूप से बन भी गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। जब हम इस एबीएस की बात कर रहे होते हैं, बीएपीएस की, तो इसका नाम है बोचासनवासी। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। तो ये एक संस्था है जो वहां पर कार्य करती है, उसी संस्था के द्वारा बनाया गया है ये हिंदू मंदिर। और ये जो संत बैठे हुए हैं ये इसी संस्था की तरफ से हैं। ठीक है ना, तो इनके प्रयासों से वहां पर एक मंदिर बना जो उनके लिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी वहां पर हिंदू समाज के लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं के लिए भी ये अच्छा रहेगा, और विश्व में जो भी लोग वहां पर जाएंगे घूमने के लिए तो वहां पर भी ये क्या है, घूम के आएंगे ही, अगर जिनका मन होगा। तो एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, देखिए ये हमारा भारत है, और भारत के कौन सी जगह से ये, तो केरल में आपको पता है तिरुवनंतपुरम, तो यहां से ये चलेगी, और ये रहा यूएई। ठीक है, और यहाँ पे इसकी राजधानी है अबू धाबी। तो इस प्रकार से ये जो एक नई सेवा शुरू की गई है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं यूएई कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ है, ये रही पर्शियन गल्फ, और ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है गल्फ ऑफ अदन, ये अरेबिक सी, ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये रेड सी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एस्पिरेंट्स डिमांड नीट रीटेस्ट फॉर ऑल। आप सभी को पता है कुछ दिनों से नीट एग्जाम के पेपर लीक को लेकर एक न्यूज आपको सुनने को मिली है, और बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये। तो सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर उन्होंने कहा है कि सभी के लिए इस नीट का दोबारा से पेपर होना चाहिए, ये परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है ए डे आफ्टर रीटेस्ट इज अनाउंस फॉर 1563 कैंडिडेट प्रोटेस्टर्स मार्च टू एजुकेशन मिनिस्ट्री टू सीक इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन। अभी 1563 अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने बोल दिया है कि हम इनकी दोबारा से परीक्षा करवा लेंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, और उन्होंने कार्यवाही और जांच को लेकर शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकाला है, और उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही होनी ही चाहिए। इसी परिणाम में जो हमारे अभी नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कुछ खामियां पाई जाती है तो इसकी जवाबदेही एनटीए की होगी। ठीक है ना, तो एनटीए इसकी जवाबदेही देगा। तो अभी जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। उनका मानना है कि अगर उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो यहां पर डटे रहेंगे। ठीक है, हालांकि 1563 कैंडिडेट्स को इन्होंने क्यों कहा है कि उन्हीं की पुनः परीक्षा होगी, क्योंकि ग्रेस मार्क दे दिया गया था इनको। तो इसी वजह से जिनको ग्रेस मार्क दिया गया उनके लिए दोबारा से नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित करवाएगी। लेकिन उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, इस पे कार्रवाई भी हो, इसकी जांच भी हो, और सभी के लिए दोबारा से एग्जाम हो। ठीक है, अभी चलो यहां पर एक आपने नाम सुना है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये अभी हमारी 18वीं लोकसभा के गठन के बाद
शिक्षा मंत्रालय का इन्होंने कार्यभार संभाला है के गठन के बाद। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में शुरू कर चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी 3.0 कैबिनेट के ये हिस्सा हैं धर्मेंद्र प्रधान। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 में धर्मेंद्र प्रधान ने कहां से जीत हासिल की, तो ये पॉइंट आपको बताना है। ये कहां से लोकसभा के सांसद बनकर आए हैं, तो ये पॉइंट जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा संबलपुर तो आपका बिल्कुल ठीक है। संबलपुर कहां का एरिया है, तो ये ओडिशा का एरिया है संबलपुर। ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की है। 49.5% वोट इनको मिले और ये पीआईबी ने प्रकाशित किया था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला, तो शिक्षा मंत्री हो गए ये, जो कि ओडिशा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। सिकंदराबाद की बात करें तो ये सिकंदराबाद भी लोकसभा क्षेत्र है जो कि तेलंगाना राज्य में है। इस तेलंगाना राज्य की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से किसने जीत हासिल की है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के बारे में आपको ये बात तो पता ही होगी, जिनका नाम है गंगापुरम किशन रेड्डी। तो ये जो गंगापुरम किशन रेड्डी हैं, इनको कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो इनको केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय दिया गया है। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी, जो सिकंदराबाद से लोकसभा के सांसद बने हैं। गांधीनगर कहां पे है? गांधीनगर है आपका गुजरात में। तो गुजरात में गांधीनगर लोकसभा सीट से किसने जीत हासिल की है? अमित शाह। अमित शाह। और अमित शाह पिछले प्लान में भी हमारे भारत के गृह मंत्री थे और इनको अब भी क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय दोबारा से सौंप दिया गया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल रहेगा गृह मंत्री के रूप में। जब हम लखनऊ की बात कर रहे हों तो ये जो लखनऊ है, लखनऊ कहां पर है? ये तो उत्तर प्रदेश में है। तो इस उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से किसने जीत हासिल की है? तो नाम आएगा राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह 17वीं लोकसभा के गठन के समय में भी हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री थे और अब भी मोदी 3.0 कैबिनेट में भी ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये भी इनका दूसरा कार्यकाल रहेगा केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण को दिया गया है, उनका भी दूसरा टाइम रहेगा। और विदेश मंत्रालय की जिम्मेवारी भी सुब्रमण्यम जयशंकर को दोबारा से दे दी गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ क्वेश्चन यहां से भी आपको पता लग गए होंगे। ये आपकी कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये अगर इस कक्षा का पहला भाग आपको पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज के दिन क्या खास बात है, उन्हीं के बारे में हम बातें कवर करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम बातें करेंगे जिनकी आज जयंती है। ये चेहरा शायद आपने देखा भी होगा, तो पहले मैं इनके बारे में लिख देता हूं। ये दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये चेहरा आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पता है तो इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आज उनकी जयंती है, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा।
अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। तो ये दिल्ली के पहले सीएम रहे और इनके बाद में सीएम कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये दिल्ली के दूसरे सीएम रहे। जब हम बात करें दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो नाम आता है सुषमा स्वराज, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो फिर नाम क्या लिखेंगे? सुषमा स्वराज का नाम आप लिख देना। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। मैंने अभी आपको नाम बताया, इनका क्या नाम है? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। ये हमारी दिल्ली के पहले सीएम रहे। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 16 जून 1918 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 1993 में हुई थी। और भारत के ये क्रांतिकारी भी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने कई आंदोलन शुरू किए थे। 1940 के आसपास में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले भारत छोड़ो आंदोलन में भी भूमिगत नेताओं में से अगर किसी का नाम लिया जाता है तो इनका भी एक नाम आता है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश का। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ये कई बार जेल भी गए थे, और बाद में जब हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद में इनको मौका मिला था दिल्ली के सीएम बनने का। और इन्होंने दिल्ली के पहले सीएम के रूप में कब से कब तक कार्यभार संभाला? तो हमारे गणतंत्र भारत में जब चुनाव हुए थे ना 1951-52 में, उसके बाद में इनको सीएम बनने का मौका मिला। और ये 17 मार्च 1952 से लेकर 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के प्रथम सीएम रहे। आज इनकी जयंती है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एशिया का एक सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है जो कि नसफगढ़ में बना हुआ है, उसका नाम भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम पर रखा गया। ठीक है ना, तो ये इनका सम्मान था। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम क्या रहा? चित्तरंजन दास। ये नाम आपने हिस्ट्री में बखूबी सुना है, बहुत बार सुना है। चित्तरंजन दास की आज पुण्यतिथि है। 5 नवंबर 1870 को इनका जन्म हुआ था और 16 जून 1925 को इनकी मृत्यु हुई। और मूल रूप से ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे, बंगाल के कोलकाता में इनका जन्म हुआ। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। चित्तरंजन दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। चित्तरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र केस के अभियुक्त अरविंदो घोष के बचाव पक्ष के वकील थे क्या? आप कहेंगे जी हां, पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। अलीपुर षड्यंत्र केस ये कब की बात है? ये बात है 1908 ईस्वी की। इसमें ब्रिटिश सरकार ने अरविंद जो घोष हैं उनको एक दोषी मान लिया था और इनके बचाव के लिए एक वकील के रूप में लड़ रहे थे चित्तरंजन दास। और इन्हीं के नेतृत्व में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और इसके साथ में इनका साथ दिया था मोतीलाल नेहरू ने। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट अगर आप पढ़ के देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? चित्तरंजन दास लोक हितवादी के नाम से लोकप्रिय हुए थे क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? इनको हम देश बंधु के नाम से जानते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास। तो तीसरा पॉइंट गलत है। लोकहितवादी की संज्ञा किसको दी गई थी? तो लोकहितवादी बता सकते हैं क्या? कमेंट में बता दीजिए।
लोकहितवादी। तो ये जो लोकहितवादी की संज्ञा है, ये एक पश्चिमी वो माने जाते हैं आपके विचारक, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, जिनका नाम लिया जाता है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी की संज्ञा दी गई। वहीं जब हम चित्तरंजन दास के बारे में बात करते हैं तो इनको देशबंधु कहा जाता था। चित्तरंजन दास महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे क्या? नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि चित्तरंजन दास महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु नहीं थे, बल्कि ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो नाम आता है चित्तरंजन दास का। जब हम महात्मा गांधी के गुरु की बात कर रहे होते हैं तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और जब हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हो तो उनका नाम क्या आता है? महादेव गोविंद रानाडे, जिनको हम MG रानाडे के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है ना। तो चित्तरंजन दास महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु नहीं थे, बल्कि ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है इनसे संबंधित ठीक लिखा हुआ है, तीसरा और चौथा पॉइंट गलत लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्यरत रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी 1923 के आसपास में, ऐसा कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय को आचार्य रॉय के नाम से भी जाना जाता था, आचार्य रॉय। और इनको डॉक्टर रॉय के नाम से भी जाना जाता था, डॉक्टर रॉय। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। 16 जून 1944 को इनकी मृत्यु हुई। आज ही के दिन, आज इनकी पुण्यतिथि है। और इनका जन्म जहां पे हुआ था वो गांव का नाम है ररौली गांव। उस समय हमारे बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और अब ये हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है ना। और इनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, रिक्त स्थान को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, तो आप लिख देना इन्हीं का नाम, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बहुत ही सिंपल, सादगी भरा जीवन जिया करते थे, एक अच्छे देशभक्त, एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इनकी बातें ध्यान में रखनी है। इनकी एक आत्मकथा भी थी, उस आत्मकथा का नाम यहां पर चलो मैं लिख देता हूं, आत्मकथा। उसका नाम है लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट। क्योंकि ये मूल रूप से बंगाल के थे और केमिस्ट थे, यानी कि रसायन शास्त्री थे, रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने फिर अपना ये एक्सपीरियंस जो है वो इसमें ही लिखा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में ध्यान में रखने हैं, एक अच्छे वैज्ञानिक जिनकी आज पुण्यतिथि है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहां पर आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या था? चार्ल्स कोरिया। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये बाहर के होंगे, लेकिन नहीं, ये हमारे भारत के ही थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1930 को हुआ था। कहां पर हुआ इनका जन्म? वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो तेलंगाना में, उस समय आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और हैदराबाद पहले तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, अब तेलंगाना की राजधानी है, तो वहीं पर जन्मे थे। और 16 जून 2015 को इनकी मृत्यु हुई मुंबई में। ये
किसके लिए जाने जाते हैं? तो आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं ये। इनके बारे में एक क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। चार्ल्स कोरिया का जन्म 1 सितंबर 1930 को सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। अभी जैसे हम बात करें सिकंदराबाद, ये एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां का लोकसभा सीट। ये 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें इस सीट पर कौन विजेता घोषित हुआ है? तो नाम आता है जी किशन रेड्डी का। और जी किशन रेड्डी को मोदी 3.0 कैबिनेट में, यानी कि मोदी जब तीसरे कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें जी किशन रेड्डी को कौन सा कार्यभार सौंपा गया है? इनको सौंपा गया है केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय। ठीक है ना? तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? तो नाम आएगा जी किशन रेड्डी का। जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं और इसी सिकंदराबाद में चार्ल्स कोरिया का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ उस समय तेलंगाना नाम का कोई भी राज्य था नहीं। आपको पता है तेलंगाना भी तो 2014 में ही बना था। तो पहला पॉइंट क्या है? इनके बारे में ठीक लिखा हुआ है। आजादी के बाद भारत में आधुनिक वास्तुकला के निर्माण का श्रेय चार्ल्स कोरिया को दिया जाता है। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखो, चार्ल्स कोरिया को वर्ष 1972 में भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारा भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो सभी कथन इनके बारे में ठीक लिखे हुए हैं। चार्ल्स कोरिया के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका नाम है CS वेंकटाचार। CS वेंकटाचार के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, सॉरी प्रथम नहीं, ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री कौन रहे? तो आपको पता है CS वेंकटाचार का नाम आएगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी से बताएं कमेंट में। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपने लिखा होगा नाम हीरालाल शास्त्री का, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। CS वेंकटाचार दूसरे मुख्यमंत्री थे। और जब हम बात करें इन्होंने कब से कब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये कार्यकर्ता थे। ठीक है ना? और पुण्यतिथि जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 11 जुलाई 1899 को हुआ। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 16 जून 1999 को इनकी मृत्यु हुई। बाकी जैसे हम वर्तमान की दृष्टि से बात करें तो फिर कौन है CM वहां के? भजनलाल शर्मा वर्तमान CM। और भजनलाल शर्मा से पहले वहां पर कौन बने थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत 3 बार CM रह चुके हैं राजस्थान के। वसुंधरा राजे का नाम आता है, वो भी 3 बार CM रह चुकी हैं। और वर्तमान में जो CM है वो कौन सी पार्टी के हैं? तो वो BJP पार्टी के हैं। जब हम इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो कौन सी पार्टी के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के पहले CM थे। और इन्होंने कब से कब तक CM के रूप में कार्य किया? तो 30 मार्च 1949 से लेकर 5
जनवरी 1951 तक ये पहले सीएम के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है ना। ये हीरालाल शास्त्री वही हैं जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी और ये विद्यापीठ आज नारी शिक्षा की एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था के रूप में सक्रिय है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारी इस कक्षा का दूसरा भाग संपन्न हुआ। आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको डेली मिलता ही है। अगर आपको इस कक्षा का ये दूसरा भाग पसंद आया है तो इस कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एडुरोही ऑफिशियल बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देंगे ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा, हिप्पी, जोश। ठीक है ना। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जब आपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करना। तो आपको वहां पर ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडू रोहित 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।